मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफर आरएनए का डिटेल स्ट्रक्चर। तो देखिए बात करते हैं उसके बारे में। कल हमने बात की थी कि ट्रांसफर आरएनए का बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रांसफर आरएनए एक फिजिकल लिंक की तरह बिहेव करता है। वो एक तरफ से वो मैसेंजर आरएनए के कोड्स को पढ़ता है और उन कोड को पढ़कर साइटोप्लाज्म में से जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड होता है उसको उठाकर राइबोसोम तक लेकर आता है, यानी कि कारखाने तक लेकर आता है। तो इस तरह से इंटरमीडिएट का काम करता है ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और अमीनो एसिड के बीच में एक लिंक बनाता है, फिजिकल लिंक बनाता है। अब ये काम कैसे किया जाता है, ट्रांसफर आरएनए किस तरीके से इस काम को परफॉर्म करता है, तो उसके लिए ट्रांसफर आरएनए की एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, वो देखते हैं। देखिए ट्रांसफर आरएनए का 2D मॉडल, 2 डायमेंशनल मॉडल रॉबर्ट हॉले ने दिया था। ये जो मॉडल है क्लोवर की लीफ से मिलता जुलता है, तो हम इसको क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इस मॉडल में क्या है कि जो सिंगल स्टैंडर्ड ट्रांसफर आरएनए होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड ट्रांसफर आरएनए ये अपने ऊपर फोल्ड होता है, खुद ही अपने ऊपर फोल्ड होता है और फोल्ड होकर इस तरह से 1 2 3 4 ये 4 मेन्स आर्म्स बनाता है, 4 भुजाएं बनाता है, एक तरीके से 4 आर्म्स बनाता है। इन 4 आर्म्स में देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये छोटी सी बीच में से नजर आ रही है जिसको हम वेरिएबल आर्म के नाम से भी जानते हैं या परिवर्ती भुजा कहते हैं, लेकिन इसका कोई बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए अपने ऊपर फोल्ड जब होता है, तो फोल्ड होने के बाद कई सारी जगह तो ऐसी होती है जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिस हैं वो आमने सामने आ जाते हैं, यानी पूरक क्षारक आमने सामने आ जाते हैं, तो उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्षारक, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो पास नहीं आ पाते हैं। तो जब वो पास नहीं आ पाते हैं तो बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, तो वो वाला हिस्सा जो है वो लूप के रूप में खुला हुआ रह जाता है। तो देखिए ये लूप है, लूप होने का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाया है, और ये आम होने का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाया है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता केवल वहाँ पे है जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आमने सामने होते हैं, यानी इधर ए है तो इधर यू होगा, इधर सी है तो इधर जी होगा। लेकिन अगर इस तरीके के पूरक क्षारक या कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अगर साथ में नहीं आते हैं तो ऐसा खुला हुआ रह जाता है, लूप के रूप में रह जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 तो आपको लूप नजर आ रहे हैं, 1 2 और 3, और 4 आर्म्स नजर आती हैं, 4 भुजाएं नजर आती हैं, 1 2 3 और 4। ये फोल्डिंग का रिजल्ट है। अब एक एक करके एक एक आर्म को डिस्कस करते हैं। ये है फर्स्ट वाली आर्म। फोल्ड होने के कारण क्या हुआ है, ट्रांसफर आरएनए का 5th और 3rd एंड पास आ गया, अपने ऊपर फोल्ड हुआ तो 5th और 3rd एंड पास आ गया। देखो ये तो रहा 5th एंड और ये रहा 3rd एंड। 5th एंड के टॉप पर ग्वानिन होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो ग्वानिन है। याद है आपको बताया था ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो ग्वानिन का है। और जो 3rd वाला एंड है उसमें क्या है, यहाँ तक तो बेस पेयरिंग हो रखी है, लेकिन 3rd वाले एंड में सबसे लास्ट में CCA सीक्वेंस होती है, CCA सीक्वेंस होती है। अब CCA सीक्वेंस है और ये 3rd एंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3rd एंड पर जो लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका 3rd हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, तभी तो उसको 3rd एंड के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एडेनिन का जो 3rd वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री रहेगा, तो यहाँ आपके पास अवेलेबल है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये वो जगह है, ये वो भुजा है, ये वो आर्म है जिसके साथ अमीनो एसिड बॉन्ड बनाता है, तो हम इसको बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। अब अमीनो एसिड अपने कार्बोक्सिल ग्रुप की मदद से इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है। तो अमीनो एसिड एक्चुअली यहाँ जुड़ता है, इस पॉइंट पर जुड़ता है, क्योंकि इस जगह पर अमीनो एसिड को एक्सेप्ट किया जाता है, तो हम इसको अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म के नाम से भी जानते हैं। अब अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ गया तो एक काम तो खत्म हुआ ना, कि ट्रांसफर आरएनए ने अमीनो एसिड को अपने साथ जोड़ लिया। कहाँ जोड़ा, अपनी ही 3rd वाले एंड पर जोड़ा। 3rd वाले एंड पर भी कहाँ जोड़ा, एडेनिन का जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसके साथ अमीनो एसिड को अटैच कर दिया जाता है, तो हम इसको अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो भुजा है, ये जो आर्म है वो अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर रही है, पहचान रही है, तो हम इसको रिकॉग्निशन साइट के भी नाम से जानते हैं, अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं दूसरी भुजा की। ये है 2nd नंबर वाली आर्म। इसका एक बहुत ही पॉपुलर नेम होता है डाईहाइड्रोयूरोडेन लूप, डाईहाइड्रोयूरोडेन आर्म और डाईहाइड्रोयूरोडेन लूप। एक्चुअली आर्म नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पर, हम इसको लूप ही कहेंगे, डाईहाइड्रोयूरोडेन लूप।
या हम इसको डी आर्म कहते हैं, डी आर्म, डी भुजा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वाली जगह पर यूरासिल का न्यूक्लियोटाइड यानी कि यूरोडिन होना चाहिए, यूरोडिन मोनोफॉस्फेट होना चाहिए, लेकिन यूरोडिन हल्का सा चेंज होता है यहाँ पर, उसके पास 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं डाई हाइड्रो यूरोडिन। ये अनयूजुअल बेस है जो कि पाया नहीं जाता है। यूजुअल बेस कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, लेकिन ये अनयूजुअल बेस है, यानी कि ऑल्टर्ड बेस है, अलग तरीके का बेस है जो केवल ट्रांसफर आरएनए में देखने को मिलता है। इस असामान्य नाइट्रोजनी क्षारक की उपस्थिति के कारण हम इस लूप को डायहाइड्रोयूरोडिन लूप के नाम से या डी आर्म के नाम से जानते हैं। अब इसका काम क्या है? ध्यान से सुने। ये वाला जो आर्म है इसका मेन काम है कि जो भी अमीनो एसिड की सूचना मैसेंजर आरएनए लेकर आया है, उस अमीनो एसिड को जगाने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। हर अमीनो एसिड को जगाने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होता है। अब मैंने कहा कि हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, तो आपके पास एंजाइम की कितने होने चाहिए? 20 अमीनो असाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम होने चाहिए। एंजाइम का नाम क्या है? अमीनो असाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम। तो 20 अमीनो एसिड्स को जगाने के लिए 20 ही आपको एंजाइम्स होने चाहिए। अब उस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करें कैसे? एक पर्टिकुलर एंजाइम ही पर्टिकुलर अमीनो एसिड को जगा पाएगा, तो उस एंजाइम को पहचाने कैसे? तो ये जो आर्म है या ये जो लूप है, यहाँ पर उस एंजाइम के लिए, उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए बाइंडिंग साइट होती है। यहाँ ये बाइंडिंग साइट होती है, यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो आर्म है वो एक पर्टिकुलर अमीनो असाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम को पहचान कर उसको अपने साथ बांधने का काम करती है। तो हम इसको कहते हैं डी आर्म, डायहाइड्रोयूरोडिन लूप। मेन काम क्या है? यहाँ पर बाइंडिंग साइट होती है। किसके लिए होती है? उस एंजाइम के लिए जो कि अमीनो एसिड को जगाने का काम करता है। एंजाइम को क्या कहते हैं? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। जितने अमीनो एसिड होते हैं उतने ही ये एंजाइम्स होते हैं। तो ये इसका काम आपको पता चल गया। ये उस एंजाइम को पहचानेगा, फिर उस एंजाइम की मदद से अमीनो एसिड को जगाया जाएगा, और जब वो जग जाएगा तो उसको यहाँ पर एक्सेप्टेड आर्म पर जोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब बात आती है इस वाली आर्म की। इसको हम कहते हैं एंटीकोडोन आर्म। ये बड़े काम की चीज है, इसको ढंग से समझें। एक्चुअली बात शुरू मुझे यहाँ से करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उल्टा चली हूँ। देखिए, फिर भी वापस से शुरू करते हैं। ये है आपका mRNA, ये है इसका 5th एंड, ये है इसका 3rd एंड। माना यहाँ पर कोड है AUG, फिर है कोड है CCC, फिर कोड है CAG। ये 3 कोड है। माना कि ये कोड मिथियोनिन नाम के अमीनो एसिड का है। इसका मतलब मैसेंजर आरएनए कह रहा है कि पहले नंबर पर मिथियोनिन को जोड़ना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे वैलिन को जोड़ना पड़ेगा, तीसरे नंबर पे एलेनिन को जोड़ना पड़ेगा। मान के चलते हैं, एग्जांपल मान के चलते हैं, उनकी कोड नहीं है तो आप स्पेसिफाई ना कर लेना कि CCA कोड मैंने तो वैलिन का बता दिया, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, माना कि AUG मिथियोनिन का कोड है। मिथियोनिन एक अमीनो एसिड होता है, तो यानी हमारा मैसेंजर आरएनए कह रहा है कि पहले नंबर पर मिथियोनिन को जुड़ना चाहिए। तो हमारा जो ट्रांसफर आरएनए है वो आएगा, मैसेंजर आरएनए के पास आएगा और इस कोड को पढ़ेगा। अब इस कोड को वो तब पढ़ेगा जब उसका एंटी कोड ट्रांसफर आरएनए के पास होगा। इसका एंटी कोड क्या होगा? UAC। इसका एंटी कोड क्या होगा? UAC। तो कहने का मतलब है, ये देखिएगा, ये मैं यहां बनाती हूं UAC। ये एंटी कोड कहाँ है? ट्रांसफर आरएनए की एंटीकोडोन आर्म पर है, तो इस पर एंटीकोडोन हुआ UAC। तो क्या मैं कहूं कि ये वाला ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के इस कोड को पढ़ने में केपेबल है? बिल्कुल। ये जो ट्रांसफर आरएनए मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि इसके एंटीकोडोन आर्म पर कौन सा एंटीकोडोन बैठा हुआ है? UAC। ये एंटीकोडोन किस कोडोन का एंटीकोडोन है? ये मैसेंजर आरएनए पर AUG का एंटीकोडोन है। तो AUG को पढ़ने के लिए क्या ये ट्रांसफर आरएनए प्रॉपर है? बिल्कुल प्रॉपर है। तो जब सारे ट्रांसफर आरएनए घूम घाम के देख लेते हैं कि भैया ये वाला कोड, इस कोड का एंटीकोडोन कौन से वाले ट्रांसफर आरएनए पर है, तो मान लीजिए बहुत सारे ट्रांसफर आरएनए, मैंने आपको बताया था कि लगभग 50-60 ट्रांसफर आरएनए होते हैं। उनमें से कौन सा ट्रांसफर आरएनए इस कोड को पढ़ पाएगा?
वही इसको पढ़ पाएगा जिसके पास एंटीकोडोन होगा UAC। अब जैसे अपन इसको यू ड्रॉ करें कि ट्रांसफर आरएनए को अगर अपन छोटा सा ड्रॉ करेंगे, ट्रांसफर आरएनए पूरा मैंने बनाया जैसे, और ये मैंने इसकी एंटीकोडोन आर्म बनाई, ये बनाया UAC, और ये इसकी अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म बनाई, ये छड़ी जैसा ट्रांसफर आरएनए बनाया। तो जाहिर सी बात है कि क्या ये ट्रांसफर आरएनए इस मैसेंजर आरएनए के कोडोन को पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। तो ये ट्रांसफर आरएनए आता है, मैसेंजर आरएनए के कोडोन को पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? अपनी एंटीकोडोन आर्म पर प्रेजेंट एंटीकोडोन्स की मदद से पढ़ता है। तो क्या ट्रांसफर आरएनए ने मैसेंजर आरएनए के कोड को पढ़ लिया? बिल्कुल पढ़ लिया। अब कोड को पढ़ के क्या पता चला कि कौन से अमीनो एसिड को उठाना है? मेथियोनिन को उठाना है। तो अब क्या करेगा? ये अपनी कौन सी भुजा को काम में लेगा? इसको। इस भुजा, ये भुजा क्या करेगी? मेथियोनिन को जगाने वाले, मेथियोनिन को, पर्टिकुलर मेथियोनिन को जगाने वाले एंजाइम को पहचानेगी। तो मेथियोनिन को जगाने वाला एंजाइम यहाँ पर आकर जुड़ेगा। ठीक है, अब जब मेथियोनिन को जगाने वाला एंजाइम यहाँ पर आकर जुड़ गया, तो अब ये ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? अब ये साइटोप्लाज्म में गोते लगाएगा, चक्कर खाएगा, और ये किसको ढूंढेगा? अब ये मेथियोनिन को ढूंढेगा। क्यों ढूंढ पाएगा? क्योंकि इसके पास कौन जुड़ा हुआ है? मेथियोनिन को जगाने वाला एंजाइम जुड़ा हुआ है, तो अपने आप ढूंढ लेगा ना वो। अब जब इसको मेथियोनिन मिल जाएगा, तो मेथियोनिन को पहले तो एंजाइम की मदद से जगाया जाएगा, फिर जब वो मेथियोनिन जग जाएगा तो उस मेथियोनिन को कहाँ पर जोड़ लिया जाएगा? यहाँ पर। काम हो गया ना। इसने मैसेंजर आरएनए को पढ़ा कि कौन सा अमीनो एसिड उठा के लेकर आना है। इसने क्या किया? उस अमीनो एसिड को जगाने वाले एंजाइम को बांध लिया, फिर उस एंजाइम ने अमीनो एसिड को जगाया। जब वो अमीनो एसिड जग गया तो उसको एक्सेप्टर आर्म पर जोड़ लिया, काम खत्म हुआ। अब माना कि इसके पास ये मेथियोनिन जुड़ गया, ये मेथियोनिन जुड़ गया। अब जब ये मेथियोनिन जुड़ गया तो क्या होगा? इस मेथियोनिन को ये ट्रांसफर आरएनए कहाँ लेकर जाएगा? फैक्ट्री पर लेकर जाएगा। फैक्ट्री कौन सी है? राइबोसोम है। तो ट्रांसफर आरएनए के पास ये अक्ल भी तो होनी चाहिए ना कि वो राइबोसोम को पहचान सके और राइबोसोम पर जाकर जुड़ सके। तो राइबोसोम को पहचानने का काम और राइबोसोम पर जुड़ने के काम में कौन सी भुजा मदद करती है? तो उसमें मदद करता है ये चौथे नंबर की आर्म, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट या थाइमिडिन स्यूडोयूरोडिन साइटिडिन लूप। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें थाइमिडिन है, स्यूडोयूरोडिन नाम का एक अनयूजुअल बेस है जो कि कॉमनली पाया नहीं जाता है। साइटिडिन है, ये स्यूडोयूरोडिन का चिन्ह है। स्यूडोयूरोडिन क्या है? एक अनयूजुअल बेस है जो इसमें पाया जाता है। तो हमने इस आर्म को बोला थाइमिडिन स्यूडोयूरोडिन साइटिडिन आर्म या टी आर्म। टी आर्म, इसके अंदर अनयूजुअल बेसिस पाए जाते हैं, असामान्य नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तो अब ये क्या काम करेगा? ये राइबोसोम को पहचानने में मदद करेगा, प्लस ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम पर जुड़ने में मदद करेगा। अब सारा काम संपन्न हो गया ना। मैं रिपीट कर रही हूँ। एंटीकोडोन की मदद से मैसेंजर आरएनए के कोडोन को पढ़ा, कोडोन को पढ़ के पता चला कि कौन से अमीनो एसिड को उठाना है, फिर उस अमीनो एसिड को जगाने वाले एंजाइम को यहाँ पर जोड़ा, एंजाइम की मदद से मेथियोनिन को जगाया। जब मेथियोनिन जग गया तो उस एक्टिवेटेड मेथियोनिन को यहाँ पर जोड़ा, एक्सेप्टर आर्म पर जोड़ा, और जब अमीनो एसिड को जोड़ लिया तो ये ट्रांसफर आरएनए भागा भागा गया राइबोसोम के पास। राइबोसोम को पहचान करने का काम किसने मदद करी है? राइबोसोम बाइंडिंग साइट ने या राइबोसोम बाइंडिंग आर्म ने, थाइमिडिन स्यूडोयूरोडिन साइटिडिन लूप ने या आर्म ने इसकी मदद करी है। इस तरीके से ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के कोड के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर अमीनो एसिड को पढ़कर, उसको जगाकर, उसको अपने साथ लेकर राइबोसोम तक लेकर आता है। ये अति 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 महत्वपूर्ण काम ट्रांसफर आरएनए के थ्रू संपन्न होता है। अगर ये काम नहीं हो, अगर ये काम करना बंद कर दे ट्रांसफर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम पूछें कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए है कि एमआरएनए है कि टीआरएनए है? इसका जवाब असंभव है देना। डीएनए अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, एमआरएनए अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, टीआरएनए अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। यानी कि पूरे की पूरी सेल हमारा एक कोलैबोरेटिव सिस्टम है जहां सब एक दूसरे का सहयोग करके काम करते हैं। कोई राजा और कोई रंक नहीं होता है, यहाँ सभी की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। अगर कोई एक चीज भी मिस हो जाए तो सारा का सारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करता है, काम हो नहीं पाएगा।
तो टीआरएनए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एमआरएनए है, और एमआरएनए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि डीएनए है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम रिपीट करते हैं। ये वाली आर्म अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म कहलाती है। फिफ्थ एंड थर्ड एंड, फिफ्थ एंड पर गुआनिन होता है, थर्ड एंड पर सीसीए सीक्वेंस होती है, ए पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जहां पर अमीनो एसिड को अटैच किया जाता है। अमीनो एसिड अपने कार्बोक्सिल ग्रुप की मदद से यहाँ पर अटैच होता है। तो ये तो इसका काम खत्म हुआ, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म हमने इसको बोल दिया। दूसरी आर्म होती है डी आर्म या डाईहाइड्रोयूरिडिन लूप। यहाँ पे डाईहाइड्रोयूरिडिन नाम का अनयूजुअल बेस या असामान्य क्षारक पाया जाता है, इसलिए हम इसको डी आर्म के नाम से जानते हैं। ये आर्म क्या करती है? इस भुजा का मेन काम होता है अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने वाले एंजाइम को रिकॉग्नाइज करना, उस एंजाइम को अपने साथ बांधना ताकि अमीनो एसिड को जगाया जा सके। इसका काम खत्म हुआ। बाइंडिंग साइट पर अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। जितने तरीके के अमीनो एसिड होते हैं उतने ही तरीके के एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम को हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये इसका काम खत्म हुआ। तीसरे नंबर पर होती है एंटीकोडोन आर्म। एंटीकोडोन आर्म पर 7 अनपेयर्ड बेसिस होते हैं, यानी 7 ऐसे नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जो पेयर नहीं बनाते, जो जोड़ा नहीं बनाते हैं। बीच वाले जो 3 बेसिस होते हैं उनको हम एंटीकोडोन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये टीआरएनए का एक 2D मॉडल मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्यूडोयूरिडिन लूप, डाईहाइड्रोयूरिडिन लूप, ये सब कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं 3D मॉडल की। तो ये जो मैंने एरोज बनाए हैं एक्चुअली 2D मॉडल 3D मॉडल में कब कन्वर्ट होता है? जब ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम के साथ जुड़ना होता है, तो 2D मॉडल 3D मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। अब 2D मॉडल 3D मॉडल में किस तरह से कन्वर्ट होता है? तो उसका अलाइनमेंट कुछ ऐसा है। ये वाली आर्म इधर आती है, ये जो आर्म है वो इधर चली जाती है, और ये वाली आर्म ऊपर हो जाती है, कुछ इस तरह से। देखो ये डी लूप सीधा हो गया, जो 4th नंबर की जो आर्म है वो इधर आ गई, देखो इधर आ गई, और ये जो आर्म है वो वर्टिकल हो गई, सीधी, ये यहाँ पर सीधी हो गई, और एंटीकोडोन आर्म ऐसी की ऐसी रहती है। तो देखो ये एंटीकोडोन आर्म, ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ये आपका राइबोसोम बाइंडिंग साइट, और ये आपका आ गया डाईहाइड्रोयूरिडिन लूप। तो देखो एल का शेप बन गया, ये एल का शेप बन गया। एल का शेप क्यों बनता है? क्योंकि एल का शेप राइबोसोम पर ट्रांसफर आरएनए को जुड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, वो मदद करता है। तो राइबोसोम जैसी छोटी जगह पर इस शेप की बजाय ये शेप ज्यादा सूट करता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई राइबोसोम पर जुड़ते समय जो ट्रांसफर आरएनए है वो 2D से 3D में कन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्टेड, उल्टे एल का शेप बनाता है। ये मॉडल दिया था क्लंग ने। किम ने पहली बार बताया था कि ये जो मॉडल है 3D मॉडल है वो इन्वर्टेड एल के शेप का होता है। यहाँ ट्रांसफर आरएनए की बात खत्म होती है। अब बात करते हैं लास्ट राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए नाम से पता चलता है कि वो आरएनए जो राइबोसोम को बनाने में मदद करता है या बनाने में काम आता है, हम उसको राइबोसोमल आरएनए के नाम से जानते हैं। राइबोसोम आप सब जानते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला एक कमाल का ऑर्गेनल है, और ये जाना ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाता है। ये वो जगह होती है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है, इसी जगह को हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। अब राइबोसोम में 2 यूनिट्स होती है, एक छोटी वाली और एक मोटी वाली, एक छोटी और एक बड़ी। ये प्रोकैरियोट का राइबोसोम है और ये यूकैरियोट का राइबोसोम है। प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, यस, और यूकैरियोट का राइबोसोम जो है वो 80S टाइप का होता है। ये कंप्लीट राइबोसोम है 70S टाइप का, ये कंप्लीट राइबोसोम है 80S टाइप का। तो प्रोकैरियोट के राइबोसोम में 2 हिस्से होते हैं, छोटा वाला हिस्सा 30S कहलाता है, बड़ा वाला हिस्सा 50S कहलाता है। एस फॉर सेडिमेंटेशन क्वेश्चन, यानी कि अगर इन दोनों को अलग अलग किया जाए तो कौन सी यूनिट कहाँ पे सेडिमेंट करती है, कहाँ पे उसका अवसादन होता है, उसके हिसाब से ये सेडिमेंटेशन क्वेश्चन डिसाइड किया जाता है। तो छोटी वाली यूनिट का सेडिमेंटेशन क्वेश्चन होता है 30S, यानी अवसादन गुणांक होता है 30S, इसका अवसादन गुणांक होता है 50S, और कंप्लीटली ऑन एन एवरेज इसको हम कहते हैं 70S टाइप का राइबोसोम। इसी तरह से इसको हम कहते हैं 80S टाइप का राइबोसोम। इसकी 2 यूनिट होती है 40S और 60S। अब आप ध्यान से सुने, इस राइबोसोम को बनाने में प्रोटीन के साथ साथ आरएनए काम में आता है। कौन सी यूनिट में कौन सा आरएनए काम में आता है ये देखिएगा। इस यूनिट को बनाने में 23S और 5S आरएनए काम में आता है। बड़ी वाली यूनिट को बनाने में 16S आरएनए काम में आता है। इसी तरह से इधर देखो, इस छोटी वाली यूनिट को बनाने में 20HS आरएनए, 5.8S आरएनए और 5S आरएनए काम में आता है, जबकि बड़ी वाली यूनिट को बनाने के लिए 18S आरएनए काम में आता है। तो मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि इसको बनाने में आरएनए काम में आ रहा है, राइबोसोम को बनाने में आरएनए काम में आ रहा है। इसका मतलब
ये जो राइबोसोमल आरएनए है इसका काम क्या है? ये स्ट्रक्चरल आरएनए है, संरचनात्मक आरएनए है, जो किसी संरचना को बनाने में काम आ रहा है। इससे पहले जो टीआरएनए और एमआरएनए अपन ने पढ़े थे वो फंक्शनल आरएनए होते हैं, यानी कि वो फंक्शन करते हैं, वो किसी चीज को नहीं बनाते हैं, कोई संरचना नहीं बनाते हैं। जबकि राइबोसोमल आरएनए क्या है? स्ट्रक्चरल टाइप का आरएनए है, ये राइबोसोम को बनाने में काम आता है। अब इसमें एक और चीज ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी इस लेक्चर में जो भी आपको समझाया है, तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि राइबोसोम ही वो जगह होती है जहां पर मैसेंजर आरएनए आकर जुड़ता है। राइबोसोम ही वो जगह होती है जहां पर ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेकर आता है और यहाँ पर आकर बैठ जाता है। तो मैसेंजर आरएनए को जुड़ने के लिए जगह कौन देता है? मैसेंजर आरएनए को जुड़ने के लिए जगह छोटी वाली यूनिट देती है और ट्रांसफर आरएनए को जुड़ने के लिए जगह बड़ी वाली यूनिट देती है। तो देखो आरएनए आरएनए आपस में भाई भाई है ना, तो छोटी वाली यूनिट में ये जो आरएनए है यही मैसेंजर आरएनए को जुड़ने के लिए जगह देता है, और बड़ी वाली यूनिट में ये जो आरएनए है यही ट्रांसफर आरएनए को जुड़ने के लिए जगह देता है। तो ये यूनिट तो वेलकम करती है किसका? एमआरएनए का, और ये यूनिट वेलकम करती है किसका? टीआरएनए का। तो छोटी वाली यूनिट पर बाइंडिंग साइट होती है एमआरएनए के लिए और बड़ी वाली यूनिट पर बाइंडिंग साइट होती है ट्रांसफर आरएनए के लिए। तो जब ये दोनों आरएनए आपस में जुड़ते हैं, यानी आरएनए और मैसेंजर आरएनए या आरएनए और टीआरएनए, तो जो लिंकेज बनता है हम उसको सॉल्ट लिंकेज के नाम से जानते हैं। सॉल्ट लिंकेज हम इसको कहते हैं। अब बात करते हैं कि कितना परसेंट होता है ये आरएनए। तो एमआरएनए होता है 5 to 10%, टीआरएनए होता है 10 to 15%, और आरएनए होता है टोटल आरएनए का 7 to 80%। 70 to 80% बनाता है ये टोटल आरएनए का, यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में जो आरएनए सेल के अंदर पाया जाता है वो आरएनए ही होता है। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है राइबोसोम को बनाना, इसका मेन काम होता है संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल। लेकिन कुछ आरएनए ऐसा होता है, ऐसे होते हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। तो ये भी आपको जब मैं प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाऊंगी ट्रांसलेशन, तब आपको ये चीज और क्लियर करूंगी कि कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बनाते समय या प्रोटीन बनते समय, यानी अनुवादन के समय या ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया चलती है उस समय कैटालिटिक रोल करते हैं, एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं और कुछ पेप्टाइड बॉन्ड्स वगैरह बनाने में मदद करते हैं। तो आरएनए का मेन काम क्या होता है? ये एंजाइम की तरह काम करता है, प्लस ये राइबोसोम को बनाने में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सभी तरह के आरएनए में सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्थायी प्रकार का आरएनए होता है ये आरएनए। अब अगर साइज की बात करें तो सबसे बड़ा साइज होता है किसका? एमआरएनए का, फिर होता है आरएनए और फिर होता है टीआरएनए। तो अगर अपन साइज के बारे में पूछें, केवल साइज के बारे में बात करें, तो साइज के लेकर हम क्या कहेंगे? साइज के बारे में जीतता है एमआरएनए, फिर होता है आरएनए, फिर होता है टीआरएनए। तो क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, इसका साइज अगर मान लीजिए सबसे बड़ा है, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा एम का, उससे कम होगा आर का और उससे कम होगा टी का। जितना जितना साइज बड़ा होगा उतना ही तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्थायित्व की बात की जाए, तो इसमें जीत जाता है आरएनए, सेकेंड नंबर पर आता है टीआरएनए और थर्ड नंबर पर आता है एमआरएनए अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। एमआरएनए तो तुमको पता है 2-3 मिनट में या कुछ घंटों के अंदर खत्म हो जाता है, टीआरएनए लंबे समय तक बना रहता है, और सबसे ज्यादा लंबी जो जिंदगी होती है वो होती है आरएनए की। तो यहाँ हमारा जो आरएनए है वो भी खत्म होता है। तो आरएनए क्या होता है, जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए, आरएनए के काम क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होती है, इसके बारे में हम एक लगभग मोटी मोटी जानकारी ले चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं ये सब मिलजुल के काम क्या करते हैं, तो उस बारे में अपन बात शुरू करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा ट्रांसक्रिप्शन। देखो डीएनए से डीएनए मैंने तुमको बनाना सिखाया, डीएनए से डीएनए के बनने को अपन रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनना ही तो हमारे जीवन का आधार है, ये तो तुम जानते हो, रिप्रोडक्शन का आधार है ये। भाई एक दंपति अपने जैसी संतान को जन्म दे पाते हैं, हाथी से हाथी का बच्चा जन्मता है, कॉकरोच से कॉकरोच जन्मता है, चूहे से चूहा, खरगोश से खरगोश। तो हर कोई लिविंग अपने जैसे लिविंग को जन्म देता है, इसका आधार क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन।
तो ये तो हुई एक तरफा बात, इसके जैसा तो कोई नहीं है। तो डीएनए से डीएनए का बनना ऑटो कैटालिटिक फंक्शन है, यानी अपने जैसा बनाता है डीएनए, खुद ही खुद को बनाता है, तो ये ऑटो कैटालिटिक फंक्शन हो गया। हम इसको बोलते हैं स्व उत्प्रेरकी कार्य, खुद ही खुद को बना रहा है, स्व उत्प्रेरकी कार्य। लेकिन डीएनए दूसरा जो सबसे कमाल का काम करता है वो क्या है कि डीएनए ही इन सब आरएनए को बनाता है, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे वो आरआरएनए हो, तीनों ही तरीके के आरएनए को बनाने का काम डीएनए करता है, यानी डीएनए से ही सारे आरएनए बनते हैं। तो डीएनए अपने मध्यस्थों को, यानी डीएनए का काम करने के लिए जितने भी नौकर चाकर चाहिए होते हैं, डीएनए खुद उनको बनाता है और अपने दूत की मदद से, अपने नौकरों की मदद से अपना सारा काम संपन्न कराता है, इसलिए डीएनए बॉस होता है हमारा। ओके, तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, यानी हम उसको प्रतिकृतिकरण कहते हैं। और डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए का बनना ऑटो कैटालिटिक फंक्शन है, इसको हम कहते हैं स्व उत्प्रेरकी कार्य। लेकिन डीएनए से आरएनए का बनना हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन है, अलग काम हो गया ना, डीएनए आरएनए बना रहा है, तो हम इसको विषम उत्प्रेरकी कार्य के नाम से जानते हैं। तो हमको इसी के बारे में बात करनी है। रेप्लिकेशन में आपको पूरा सिखा चुकी हूँ, तो अब हम बात करेंगे अनुलेखन के बारे में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो देखिए, चलते चलते एक और चीज अपन क्लियर करें कि जैसे अगर अपन रेप्लिकेशन की बात करते हैं, जब डीएनए डीएनए को बनाता है तो ये काम कहाँ होता है, डेफिनेटली वहां होता है जहां पर डीएनए बैठा होता है। तो डीएनए कहाँ बैठा होता है, डीएनए बैठा होता है न्यूक्लियस में। अगर अपन यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स के अंदर तो डीएनए बैठा होता है न्यूक्लियस में, लेकिन अगर अपन प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो डीएनए बैठा होता है साइटोप्लाज्म में। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रेप्लिकेशन कहाँ होता है, यानी डीएनए से डीएनए का निर्माण कहाँ होता है, तो दो आंसर होते हैं इसके। अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हो, यानी जीवाणुओं की बात कर रहे हो, बैक्टीरिया वगैरह की बात कर रहे हो, तो बैक्टीरिया के अंदर यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो डीएनए से डीएनए का निर्माण कहाँ होता है, ये अगर प्रो की बात करें, प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए से डीएनए कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन अगर अपन यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में डीएनए से डीएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो रेप्लिकेशन कौन सी जगह संपन्न होता है, तो प्रोकैरियोट्स में तो रेप्लिकेशन कहाँ संपन्न होता है, साइटोप्लाज्म में, लेकिन यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो साइट ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिकृतिकरण की जगह कौन सी होती है, तो दो जगह होती है, साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस। लेकिन अगर पूछा जाए कि रेप्लिकेशन की दिशा कौन सी होती है, तो डायरेक्शन तो हमेशा 5 to 3rd डायरेक्शन होती है, जो मैंने बात करी थी कल के लेक्चर में कि डीएनए से डीएनए बनाने के लिए एंजाइम काम में आता है डीएनए पॉलीमरेज 3rd, और वो हमेशा 5 to 3rd डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन यानी बहुलकीकरण का काम करता है। तो ये हल्का सा आपने रिवाइज किया है। अब एक्चुअली जो हमको बात करनी है वो बात करनी है डीएनए से आरएनए के बारे में, कि डीएनए से आरएनए कैसा बनता है, यानी कि हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन क्या होता है। देखो, इसको थोड़ा सा यूँ समझने की कोशिश करते हैं कि हम बात करते हैं, ये देखो, ये हमने बनाया फिर से सेल, ये हमने बनाया न्यूक्लियस, और ये हमने बनाया लंबा सा डीएनए। देखो इतना ही बना सकते हैं, तो इतना ही बनाऊंगी मैं, ये बहुत लंबा हमारा डीएनए है। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो पूरे डीएनए से पूरा डीएनए बनता है, पूरा डीएनए खुलता है धीरे धीरे करके, और पूरे डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बनते हैं, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनने की बारी आती है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की अगर अपन बात करें, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन कैसे होता है, तो समझें अनुलेखन का फंडा क्या है। जब सेल को जिस प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की जरूरत होती है, तो उस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन डीएनए के जिस हिस्से में होती है, माना कि इस हिस्से में, इस पर्टिकुलर हिस्से में किसी एक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, तो केवल उतने से ही हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी इतने हिस्से का इस्तेमाल करके डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है और एक छोटा सा मैसेंजर आरएनए बनाता है 5 से 3 दिशा में। ये बनाया इसने एमआरएनए। तो पहली बात तो यही फर्क हो जाती है, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो पूरे डीएनए से पूरा डीएनए बनता है, कंप्लीट डीएनए धीरे धीरे खुलता है, और उससे फिर 2 कॉपी बनती है, एक डॉटर डीएनए से एक पेरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बनते हैं।
लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो केवल उतना सा ही हिस्सा काम में आता है जिस हिस्से में एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है। तो रेप्लिकेशन के कंपैरिजन में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बहुत छोटे से हिस्से का होता है, जितनी जरूरत होती है केवल उतने से हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन होता है, बाकी हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो मैंने कहा इस हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, बाकी हिस्सों का ट्रांसक्रिप्शन हुआ ही नहीं, ये पहली बात। अब दूसरी बात, रेप्लिकेशन कहाँ होता है? तो रेप्लिकेशन वहां होता है जहां पर डीएनए होता है, यानी कि न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस में ही होता है, यानी डीएनए से आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? वो भी न्यूक्लियस में ही होता है। चाहे वो एमआरएनए बनाना हो, चाहे वो टीआरएनए बनाना हो, चाहे वो आरआरएनए बनाना हो, ये तीनों ही काम न्यूक्लियस में संपन्न होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन, साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है? अनुलेखन का जो स्थल है, अनुलेखन संपन्न कहाँ होता है? तो जवाब इसका एक ही है, अनुलेखन हमेशा केंद्रक में संपन्न होता है या न्यूक्लियस में संपन्न होता है। लेकिन ये जवाब प्रोकैरियोट्स के लिए बदल जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर तो डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है, तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो इस तरह से ये हुआ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में शुरुआत। अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होने वाला नहीं है, तो डीएनए के एक छोटे से हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो हम शुरुआत ही यहीं से करते हैं। ये हमने बनाया बहुत लंबा सा डीएनए। अब इसमें इतने से हिस्से का माना कि ट्रांसक्रिप्शन होना है। इसमें है एक जो स्ट्रैंड है वो है 3 to 5, ये 3 to 5 और दूसरा है 5 to 3, ये तो आप सभी जानते हैं। केवल इतने से हिस्से का हमको ट्रांसक्रिप्शन करना है। अब इसको समझने से पहले एक कमाल की चीज आपको समझनी होगी। देखिए एक्चुअली क्या है, ये हमने डीएनए ड्रॉ किया, ये देखिए दोनों अलग अलग ड्रॉ किए। अब समझिए, यहाँ मैंने लिखा 3 to 5 और यहाँ मैंने लिखा 5 to 3। पहली इंपॉर्टेंट चीज, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड में इंफॉर्मेशन होती है, एक ही स्ट्रैंड में इंफॉर्मेशन होती है। मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। इंफॉर्मेशन मैंने कहा यहाँ है, ये सी सी सी, जी जी सी सी, जी जी सी 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 सी, जी 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 जी, इसमें इंफॉर्मेशन है। ये है कोड, ये हैं कोड्स जिनके अंदर इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट अमीनो एसिड ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, फिफ्थ ये होगा। यहाँ है इंफॉर्मेशन। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड में इंफॉर्मेशन होती है, तो दूसरे स्ट्रैंड क्या होती है? दूसरे स्ट्रैंड केवल उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ? ये जो स्ट्रैंड है केवल इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब यहाँ पर अगर सी है तो यहाँ पर जी होगा, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये इसकी केवल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है, इसके अलावा इसका और कोई भी काम नहीं होता है। बात समझ में आई? डीएनए के दोनों में से केवल एक ही स्ट्रैंड में इंफॉर्मेशन होती है। दिमाग या कोड एक ही स्ट्रैंड में होता है, दूसरे स्ट्रैंड केवल उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है, उसका पूरक सूत्र होता है, इसको छुपाने का काम करता है और इसका कोई भी काम नहीं है। अब अगली बात समझने की कोशिश करें। अगर डीएनए के इस वाले स्ट्रैंड में, इस वाले सूत्र में इंफॉर्मेशन है किसी प्रोटीन की, तो किस वाले सूत्र का ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए? इसी का होना चाहिए ना, इसी की कॉपी होनी चाहिए, इसी की कॉपी करने के मैसेंजर आरएनए बनना चाहिए ना, तभी तो काम का है हमारा, और होता भी यही है। केवल ये वाला स्ट्रैंड काम में आता है, ये वाला स्ट्रैंड काम में नहीं आता है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए का एक सूत्र काम में आता है, दूसरा सूत्र काम में ही नहीं आता है। अब देखो, अगर ये सूत्र काम में आता है तो देखो होता क्या है। देखो, ये हमने बनाया आरएनए, आरएनए कौन से डायरेक्शन में बना? 5 to 3 डायरेक्शन में बना। अब देखो हम कॉपी करते हैं इंफॉर्मेशन को, ये जी जी जी, सी सी, जी जी, सी सी, जी 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 जी, सी 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 सी, कॉपी करा हम। इस पूरी इंफॉर्मेशन को हमने कॉपी कर लिया। किस में कॉपी कर लिया? मैसेंजर आरएनए में कॉपी कर लिया। तो क्या मैं कहूँ कि मैसेंजर आरएनए के पास डीएनए की इंफॉर्मेशन आ गई? बिल्कुल आ गई, डीएनए की इंफॉर्मेशन आ गई। अब जरा इस मैसेंजर आरएनए को कंपेयर करो तो इससे,
क्या मैसेंजर आरएनए पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऐसी है क्या? अरे होगी क्यों नहीं। अगर ये वाला जो स्ट्रैंड है वो इस मेन स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, तो मैसेंजर आरएनए भी तो इस मेन स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, तो इन दोनों की सीक्वेंस तो सेम टू सेम होंगी ना, बिल्कुल सेम टू सेम होंगी। तो क्योंकि बनने वाला जो मैसेंजर आरएनए है उस पर जो सीक्वेंस होती है वो इस वाले सूत्र के जैसी होती है, इस वाले स्ट्रैंड की जैसी होती है, तो हम उसके बेसिस पर इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड क्यों? क्योंकि इस वाले स्ट्रैंड पर जो कोड्स हैं सेम वो के वो कोड मैसेंजर आरएनए पर होते हैं, और इसी मैसेंजर आरएनए को बाहर जाके प्रोटीन को बनाना है, तो मैसेंजर आरएनए पर जो कोड होते हैं सेम वही कोड इस वाले स्ट्रैंड पर देखने को मिलते हैं, इसलिए इस वाले स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जबकि ये वाला जो स्ट्रैंड है ऊपर वाला जिसकी मदद से मैसेंजर आरएनए को बनाया गया है, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इसको टेम्पलेट की तरह काम में लिया जाता है, आधार की तरह काम में लेकर इसके ऊपर एमआरएनए बनता है, तो हमने इसको नाम दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड। बात समझ में आ गई होगी। इसको हमने बोला टेम्पलेट, इसको हमने बोला कोडिंग। तो इसको टेम्पलेट और कोडिंग ये नाम किसके रेफरेंस में दिए गए हैं? एमआरएनए के रेफरेंस में दिए गए हैं। जिस स्ट्रैंड के कोड्स एमआरएनए के जैसे होते हैं उसको तो हमने बोल लिया कोडिंग स्ट्रैंड, और जिस स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके एमआरएनए को बनाया जाता है उसको हमने बोल दिया नॉन कोडिंग या टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, और इसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। सेंस से मतलब समझ में आता है कि जिसके पास अक्ल है उसको सेंस स्ट्रैंड बोलना चाहिए, तो अक्ल तो इसके पास है तो इसको सेंस स्ट्रैंड बोलना चाहिए। एक्चुअली हमें जो नाम दे रहे हैं वो डीएनए के आधार पे नहीं दे रहे हैं, ये नाम हम आरएनए के आधार पर दे रहे हैं, बनने वाले एमआरएनए के बेस पर दे रहे हैं। तो जो स्ट्रैंड एमआरएनए जैसे कोड्स को रखती है यानी कि ये उसको बोलते हैं अक्ल वाली स्ट्रैंड यानी कि सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड, और जिस स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके एमआरएनए को बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड यानी कि इसके विपरीत वाली स्ट्रैंड। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे ट्रांसक्रिप्शन की। ये नाम आपको पक्का पता होने चाहिए। इससे आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं कि पूरे के पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होता है। जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड काम में नहीं आते हैं, केवल एक ही स्ट्रैंड काम में आता है। डीएनए का जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में काम में आता है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। डीएनए का जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में काम नहीं आता है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। जो मैसेंजर आरएनए बनता है उस पर जो कोड्स होते हैं वो किसके जैसे होते हैं? वो कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे होते हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड और मैसेंजर आरएनए के कोड बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। क्यों सेम टू सेम होते हैं? क्योंकि ये दोनों ही मेन स्ट्रैंड के या जिसमें अक्ल है, जिसमें इंफॉर्मेशन है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, इसलिए दोनों के जो सीक्वेंस है, दोनों के कोड जो है वो सेम होते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए, अब दूसरी बात ये है कि जब आपको ये क्लियर होता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन एक पर्टिकुलर सेगमेंट का होता है, पूरे के पूरे डीएनए का नहीं होता है, तो देखो क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि इतना लंबा सारा डीएनए है, इतने लंबे सारे डीएनए में मैंने कहा ये वाला टुकड़ा अभी फिलहाल हमारे काम का है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। तो अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए तो उसका मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ से तो स्टार्ट हो और यहाँ स्टॉप हो जाए। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से तो शुरू हो और यहाँ खत्म हो जाए, तभी तो एक छोटा सा एमआरएनए बनेगा, 5 to 3rd डायरेक्शन में बनेगा ये एमआरएनए, तभी तो इतना सा एमआरएनए बन पाएगा। तो एमआरएनए कहाँ से कहाँ तक बनेगा, अब ये कौन बताएगा? तो एक्चुअली डीएनए पर सेगमेंट्स होते हैं। हर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन जहां होती है उस सेगमेंट को हम कोडिंग रीजन के नाम से जानते हैं। हम इसका एक और नाम देते हैं, हम इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब होता है डीएनए का वो हिस्सा, डीएनए का वो टुकड़ा जो पक्के तौर पर आपको ये बता रहा है कि कहां से तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा और कहां पर ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है।
उस डीएनए के छोटे सेगमेंट को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से जानते हैं, यानी कि ये हुआ हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में भी क्या हुआ, एक थर्ड एंड है, एक फिफ्थ एंड है, सेम यही, ये आपको बता चुकी हूँ। अगर इस वाले स्ट्रैंड को काम में लेकर एमआरएनए बन रहा है तो हम इसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड, और इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड यानी कि सेंस स्ट्रैंड। अब क्योंकि ये वाला स्ट्रैंड काम में आएगा, तो जब ये वाला स्ट्रैंड काम में आएगा तो पता कैसे चलेगा कि इस स्ट्रैंड को काम में लेना है कि इस स्ट्रैंड को काम में लेना है, क्योंकि ये भी इधर से 3 to 5 है और ये इधर से 3 to 5 है, तो पता कैसे लगाओगे भाई। आरएनए बनाने वाला जो एंजाइम है उसको हमने आरएनए पॉलीमरेज कहा, वो कहाँ पर आकर बैठेगा, यहाँ से शुरू करेगा कि यहाँ से शुरू करेगा, क्योंकि ये भी 3 to 5 है और ये भी 3 to 5 है, तो आरएनए पॉलीमरेज को पता कैसे लगेगा कि कौन सी तो टेम्पलेट स्ट्रैंड और कौन सी कोडिंग स्ट्रैंड है, यानी किसका ट्रांसक्रिप्शन करना है और किसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है। तो अब सुनिए ध्यान से, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसमें कोडिंग स्ट्रैंड जो होती है, ये कोडिंग स्ट्रैंड, इस कोडिंग स्ट्रैंड के फिफ्थ वाले सिरे पर इधर और ये इसके थर्ड वाले सिरे पर स्पेशल टाइप की सीक्वेंसेस होती हैं, स्पेशल टाइप की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती हैं, स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। इनको हम बोलते हैं प्रमोटर और इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। ये सीक्वेंस कहाँ है, ये सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड के फिफ्थ वाले एंड पर है, जो ये बता रही है कि यहाँ से शुरुआत होगी, और टर्मिनेटर सीक्वेंस कहाँ है, ये कोडिंग स्ट्रैंड के थर्ड वाले एंड पर है, जो ये बता रही है कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को एंड करना पड़ेगा। तो अगर ये प्रमोटर और टर्मिनेटर ना हो तो कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है और कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को एंड करना है। अगर इनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, पोजीशन चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इनको यहाँ बना दिया, ये इधर बना दिया और इधर बना दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले स्ट्रैंड को कॉपी की जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस प्रमोटर पर आकर एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बैठता है यहाँ पर। उसको ये पता चल जाता है कि भैया जहां पर प्रमोटर सीक्वेंस है वहीं पर आकर बैठना है, वहां पर आकर बैठकर जो अपोजिट वाले स्ट्रैंड है उसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो एक्चुअली प्रमोटर साइट और टर्मिनेशन साइट होती क्या है, ये स्पेशल टाइप की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है और उसको पता चल जाता है कि यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर एंड करना है। और ये दोनों सीक्वेंस मिलती कहाँ है, ये दोनों सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर मिलती है। इस फिफ्थ वाले एंड को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम और हम इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। आप फिर से ध्यान से सुनो, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम शब्द किसके रेफरेंस में दिया गया है, कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में दिया गया है। हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, इसको तो हम भूल गए हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड का जो सिर है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, कोडिंग स्ट्रैंड की जो पूंछ है उसको बोलते हैं हम डाउनस्ट्रीम। तो कोडिंग स्ट्रैंड के फिफ्थ वाले एंड पर होती है प्रमोटर सीक्वेंस और कोडिंग स्ट्रैंड के थर्ड वाले एंड पर होती है टर्मिनेटर सीक्वेंसेस। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को देने के लिए रेफरेंस क्या है, इन शब्दों को देने के लिए रेफरेंस है ये कोडिंग स्ट्रैंड, ये नहीं रेफरेंस है ये कोडिंग स्ट्रैंड। तो इस कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे सारे नाम दिए जाते हैं। प्रमोटर और टर्मिनेटर की अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। प्रमोटर और टर्मिनेटर सीक्वेंस ही वो सीक्वेंस होती है जो ये पक्के तौर पर बताती है कि कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है। इनके बीच में ये जो हिस्सा बचा हुआ है, ये जो रिमेनिंग हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है एक्चुअली स्ट्रक्चरल जीन। यानी कि अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन कहाँ है, इस वाले हिस्से में, यहाँ नहीं है। यहाँ किसी अमीनो एसिड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये तो क्या है, ये वो जगह है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठता है और शुरुआत करता है। तो ये तो केवल शुरुआत यहाँ से करनी है और एंड यहाँ पर करना है, इतना सा बता रहे हैं। वास्तव में ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये वाला जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन के नाम से जानते हैं। तो क्या मैं कहूँ कि प्रमोटर प्लस स्ट्रक्चरल जीन प्लस टर्मिनेटर सीक्वेंसेस, इन सबको मिलाकर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से जानते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का क्या मतलब हुआ, सामान्य भाषा में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब हुआ डीएनए का वो हिस्सा जो ये सूचना देता है
कि कहाँ से तो ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करना है, कहाँ ट्रांसक्रिप्शन को एंड करना है। यानी जिस हिस्से के पास प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, प्लस बीच में स्ट्रक्चर जीन होता है, यानी जिसमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस की पूरी जानकारी होती है, इन तीनों को मिलाकर उस पर्टिकुलर हिस्से को, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से जानते हैं। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, या जितने भी जीन होते हैं जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना होता है, वो सभी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के रूप में पाए जाते हैं। सभी के पास अपना प्रमोटर होता है, अपना टर्मिनेटर होता है और अपना स्ट्रक्चरल जीन होता है। इसके बिना ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में इनिशियली एक मोटे तौर पर जानकारी अपन ने लेने की कोशिश करी है। आपको मैंने सभी तरीके की टर्म समझाने की कोशिश करी है, प्रमोटर, टर्मिनेटर, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, स्ट्रक्चरल जीन, कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, एंटीसेंस, सेंस क्यों बोलते हैं, क्या टेम्पलेट होता है, कौन सा स्ट्रैंड को mRNA के रेफरेंस में बात की जाती है, कौन से नाम कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंसेस में दिए जाते हैं। तो अगर आप ये रेफरेंसेस भूल जाते हैं तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो ये रेफरेंसेस डेफिनेटली हमको ध्यान रखने हैं। तो हमने बात की है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है, या मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करके देखिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बताएं।